बैठो बैठो। एक मायोपिया होता है और एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। उसमें लेंस लगाते हैं, तो एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसी की बात कर रहे हो तो हम लोग का जो लेंस है, आँख का जो लेंस है, इसमें जिस तरह का दोष होता है, इसका जो इमेज बनता है रेटिना पर, तो हम लोग वैसी ही चीज़ को आप बाहर लगाते हैं जिससे कि वह इमेज सटीक रूप से रेटिना पर बन जाए। तो जिस तरह के दृष्टि उसमें दोष आएंगे उसके हिसाब से हम लगाते हैं। कॉनकेव लगा सकते हैं या कॉन्वेक्स लगा सकते हैं। बुढ़ापे में जो होता है अक्सर, तो उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ताकि जो है उसकी छवि वहाँ पड़ जाती है। लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। किसी के में कॉनकेव लगाते हैं और कोई ऐसा होता है जिसमें कि दोनों तरह की परेशानी हो जाती है, तो उसमें जैसे डबल लेंस लगाते हैं, यानी नीचे कुछ और ऊपर कुछ। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेरा देखो, तो मेरा जो है ना, ये दो है, इसमें कॉनकेव भी है कॉन्वेक्स भी है, ये दोनों ही लेंस होता है। तो जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये दोष आता है, तो इसमें दोनों तरह के लेंस लगाए जाते हैं। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। जब हम मैथ पढ़ते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता है। ऐसा है कि हम लोग का दिमाग इस तरह से बना है कि विश्लेषण कर सकें, या इस तरह से बना है कि हम लोग याद कर सकें। मूलतः ये दो तरह से बना है। किसी किसी का विश्लेषण वाला जो हिस्सा होता है मस्तिष्क का, वो ज़्यादा विकसित होता है, तो ऐसे लोग मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। और किसी किसी का ऐसा होता है कि मेमोरी का अच्छा होता है, तो वो याद करने वाली चीज़ में अच्छा होता है। तो जिन बच्चों का वह विश्लेषण का दिमाग अच्छा नहीं होता, उतना शार्प नहीं होता, वे गणित में अच्छे नहीं होते, लेकिन वे अन्य विषयों में अच्छे होते हैं। जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज में अच्छा होंगे, या हिस्ट्री में अच्छा होंगे, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा होंगे। हाँ, जिसमें मैथमेटिक्स के कम यूज है उसमें अच्छा होते हैं। म्यूजिक में अच्छा हो सकते हैं। तो अपने मस्तिष्क को व्यक्ति को समझना पड़ता है कि मेरा मस्तिष्क किधर ज़्यादा जा रहा है, हमारा झुकाव किधर है, हमारी पकड़ किस में अच्छी है। स्वतः ही कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मैथमेटिशियन ही बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वह अर्थशास्त्री ही बने, हर व्यक्ति जो है इतिहासकार ही बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग अपनी रुचि होती है और उसकी क्षमता भी होती है, प्रतिभा भी होती है। तो अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए व्यक्ति को सबसे पहले। तो जैसे तुम्हारा मैथमेटिक्स उतना बढ़िया नहीं है, जैसे तुम समझ रहे हो कि उतना समझ नहीं पाते हो, मैथमेटिक्स याद नहीं कर पाते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो काम चलाओ जो गणित होता है, उतना तो आदमी को करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए। कि काम चलाओ गणित जो है मैट्रिकुलेशन लेवल तक का, उतना गणित जो है तो तुमको किसी तरह से तो करना ही पड़ेगा, ताकि दैनिक जो है, जैसे कि ब्याज वगैरह निकालना है, हाँ, प्रतिशत निकालना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना, क्योंकि ये आम जीवन में प्रयोग आएगा ना। हाँ, तो उतना गणित तो आदमी को जानना चाहिए, उतना उसके लिए ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। और उसी तरह से जो गणितज्ञ होते हैं उनको उतनी भाषा तो आनी चाहिए कि अपनी बात को कहीं रख सकें अच्छा से, और उतना उसको इतिहास बोध भी होना चाहिए कि समझ सकें कि पीछे क्या हुआ है। उतना देश के कानून और देश के संविधान की बात उसको समझ में आनी चाहिए। तो हर एक के पास इतनी मेमोरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम देख करके लोगों को, अपने लोगों को ही नहीं पहचान पा रहे कौन है, भूल गए। बहुत गणितज्ञ होते हैं, भूल जाते हैं, तो वो ये भी नहीं याद रख पाते कौन है सामने वाला। तो ऐसे भी भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए। उनकी विश्लेषण क्षमता अच्छी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक को अपनी प्रतिभा की खोज खुद करनी पड़ती है।
अपनी इच्छा की खोज करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से ही जब वो अपनी आजीविका बनाता है तो वह ज़्यादा सफल होता है उसमें। बात समझ में आ रही है बेटे? हो सकता है तुम्हारी गणित अच्छी नहीं हो तो तुम्हारी दूसरी चीज़ अच्छी हो, तो तुम्हारी जो दूसरी चीज़ अच्छी है उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसमें तुम आगे निकल सकते हो। और जो अच्छी नहीं है उसको सुधारने की कोशिश करो, ताकि तुम कम से कम मैट्रिक तक तो है उसको तुमको अच्छा से ले जाना है। उसके बाद अपना रास्ता बदल लोगे, फिर अपना दूसरा रास्ता हो जाएगा। और बैठ के ही पूछो, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठो आराम से बात करते हैं। जब बाहर लोग के सामने कुछ कहना चाहते हैं, जब मानो कि सर जी गुरु जी जब हम लोग किसी लोग के सामने कहना चाहते हैं तो जीव घबराने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि ये सब भी जो है ना प्रतिभाओं को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है कि किसमें किस तरह की प्रतिभा है। हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग होती है। हालांकि हल्का फुल्का तो भाई सभी को लगता है पूछने में, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी आदत ये हो जाएगी, तुम्हारा धड़का खुलेगा, वैसे वैसे इसमें तुम्हारी प्रतिभा का विकास होता चला जाएगा। और ये अभ्यास से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और जितना व्यक्ति को जितना नॉलेज होता चला जाता है और नॉलेज को ग्रहण करने की इच्छा जितनी बलवती होती है, उस हिसाब से उसमें पूछने की ताकत बढ़ती है। जितना तुमको ज्ञान होगा उतना तुम्हारे में प्रश्न आएंगे, और जितने प्रश्न आएंगे उसके हिसाब से तुम जो है पूछने को उद्यत होगे, पूछने के लिए तुम प्रेरित होगे। तो पूछने के लिए प्रेरित होगे तो पूछोगे। अब रही बात कि कहीं पर हिचक होती है पूछने में, आदमी अमूमन अनजान से हिचकता है पूछने में, और अपने से बड़े से पूछने में हिचक होती है, क्योंकि उसको एक दूरी का आभास होता है। उसको लगता है पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा ये व्यक्ति, कहीं मुझसे गलत व्यवहार ना हो जाए, या ये मेरा कुछ बिगाड़ ना दे पूछने से। तो इसके कारण जल्दी नहीं पूछना चाहता है। लेकिन आदमी जो अपने से अपना जो उसको प्रिय है, करीबी है, उससे तो पूछ लेता है ना, उससे तो नहीं घबराता है। तो इसका मतलब यही है कि वो जो दूरी है उसके कारण उसके दिमाग में संशय और एक अनजाना सा भय बैठता है। तो ऐसा होता है। लेकिन जब आदमी के प्रश्न बहुत हावी हो जाते हैं दिमाग में, तो वह पूछता ही पूछता है, उसको पूछना ही पड़ता है। अपने से पूछे, अपने करीबियों से पूछे, या अनजान जगह जाके पूछे, क्योंकि प्रश्न हम लोग को बेचैन करते हैं। और जितने ज़िंदगी के प्रश्न होंगे, जितने बड़े प्रश्न होंगे, उतनी बड़ी बेचैनी होगी। दुनिया की सारी समस्याओं की जो जड़ है वो ये प्रश्न ही है, और जो समाधान है वह भी इस प्रश्न से ही है। तो इसलिए प्रश्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रश्न से ही सब कुछ तो रचता है। जितनी रचनाएं होती हैं दुनिया में, सब प्रश्नों से ही तो हुई है। जो कुछ भी हम लोगों ने गढ़ा है वो प्रश्नों से ही गढ़ा है। इसलिए प्रश्न का आ जाना शुभ है। जितने प्रश्न आएंगे दिमाग में उतना ही अच्छा है। थोड़ा सा हम बोलेंगे महाराज जी, न्यूटन ने जब बाग में सोया हुआ था, सेब गिरता, उसके सिर पर एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार उठ के बैठ जाता है, देखता है कि आखिर क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो देखा, फिर इसको गिरता है। तो उसने सोचा कि यार सब गिर रहा है तो इस साइड में क्यों नहीं जा रहा, इधर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अब उसी पर वो प्रश्न उठा, वाई आल एपल्स आर फॉलिंग अंडर ग्राउंड, वाई, क्यों सभी सेब नीचे गिर रहे, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और उसी पर वो रिसर्च करने लगा। तो खोजते खोजते उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज कर दिया। प्रश्न ही है जो आदमी को उत्तर खोजने के लिए विवश करता है। सभी जितने साइंटिस्ट थे सब लोग प्रश्न लेकर चले थे ना। कि वो बैठा हुआ था का जेम्स वाट, केतली में से भाप निकल रहा था, बार बार उस पर रखता था कुछ वजन, भाप जो है ढक्कन को उठा देती थी। वो बोलता था आखिर ऐसा क्यों, आखिर इसमें कौन सी ऐसी बात है कि उसको उठा दे रहा है। फिर ऐसा बता, अंत में उसने स्टीम इंजन का बनाया और बताया कि नहीं, स्टीम जो है वो उसका कारण बन है। तो उसके प्रश्न का उत्तर हाँ हाँ। तो जितने लोग हैं प्रश्न ही समझे, जैसे महाराज ने बोला प्रश्न ही उत्तर है।
और प्रश्न को जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तभी आप सृष्टि कर सकते हैं, किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। अगर प्यास नहीं होगी तो पानी का खोज होगा नहीं। तो सब चीज संसार का प्रश्न में ही निहित है और प्रश्न होना चाहिए, है ना। प्रश्न नहीं होंगे मनुष्य बेकार हो जाएगा, कोई खोज नहीं होगी, कोई आविष्कार नहीं होगा, कोई अध्ययन नहीं होगा, कोई टीचर नहीं रहेगा, कोई वैज्ञानिक नहीं रहेगा, काम खत्म हो जाएगा सृष्टि। ये संसार का मूल तथ्य प्रश्न ही है, ठीक है। प्रश्न होना चाहिए। आगे कोई किसी को कोई महाराज जी, हम मतलब कुछ भी सर लोग पढ़ाते हैं मतलब समझ नहीं आता है। जो भी सर जो पढ़ाते हैं पहले उसको अपने घर पर पढ़ लिया करो, पहले स्वयं अध्ययन करो उसका। जब तुम्हारे पास कुछ तैयारी होगी उसकी तो वो विषय समझ में आएगा। बिल्कुल ब्लैंक होकर के जाओगे तो हो सकता है वो विषय समझ में नहीं आए, क्योंकि हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है ना, आधार पृष्ठभूमि होती है। तो पृष्ठभूमि तुम्हारे पास होनी चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। कोई भी बात जो बोली जाती है तो उसको समझ में तभी आएगा जब उससे संबंधित या उसे थोड़े से निम्न स्तर का तो तुम्हारे पास आधार होना ही चाहिए, जिसके आधार पर तुम उसको समझ सकोगे। जैसे कि तुम दूसरी क्लास की चीज़ों को समझे हो तभी तुम तीसरी या चौथी क्लास की चीज़ को समझ सकोगे। जब दूसरी कोई नहीं समझोगे तो तुमको तीसरी में बैठा दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, समझ में नहीं आएगी बात। तो इसलिए तुम आधार बनाओ अपना, एक जिस क्लास में तुमको बैठना है, जहाँ जो पढ़ाई होनी है उस चैप्टर को पहले ही पढ़ लो। जो हल करना है गणित का तो उसको पहले ही हल कर लो, तब वहाँ पर तुम प्रश्न भी पूछ सकोगे। तुम्हारे पास कुछ आधार रहेगा पूछने का, समझने में सुविधा रहेगी। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम कुछ उसके पहले कोई अध्ययन नहीं कर रहे हो। पूछो, कुछ करना है? गुरु जी, हम भोर में उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते हैं। और जब माना कि कोई उठा भी दिया ना तो दिन मुझे बहुत सी नींद आती है, दिन भर सोने का मन करता है और देह कमजोरी नींद महसूस करता है। और जग जाते हो तो कितने बजे सोने जाते हो? रात को सजी गुरु हम कितना भी बजे सो जाए, 11 बजे 12 बजे हमारा फिक्स हो गया, हम 6 बजे उठ जाते हैं। पर अगर कितना भी अगर मैं भोरे में उठना चाहूँगा 3 बजे तो नहीं उठ पाता हूँ। और सोते कै बजे हो? सही सोता हूँ सर, कोई पता नहीं सर, रात के 10 बजे उठ जाओ। नहीं, जैसे खाना खाते हो सर 10 बजे तो उसके बाद पढ़ते हो? यस सर। तो पढ़ाई करके पढ़ने के बाद मतलब 9 बज जाता होगा, 10 बज जाता होगा, यही ना? इसके बाद सोते हो? तुम जितने बजे उठना चाहते हो उसके हिसाब से तुमको सोने का तय करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं उठूँ 3 बजे लेकिन उसके लिए मैं सो रहा हूँ 12 बजे रात को, क्योंकि शरीर की अपनी मांग होती है ना। तुम्हारी जो आयु है इस आयु में 8 से 10 घंटे तक लोग सोते हैं। 8 से 10 घंटे तुमको तो सोना ही पड़ेगा। तो अगर तुम सोओगे 11 बजे तो 6 बजे 7 बजे उठोगे, क्योंकि 8 घंटा उसी में पूरा होगा। अगर दिन में सोओगे कुछ तो कवर हो सकता है, अगर दिन में नहीं सोओगे तो कैसे कवर होगा? नहीं गुरु जी, माना कि मैं 6 बजे सो गया ना तो मैं 6 ही बजे उठूंगा, तो जितना लेट सोऊंगा चाहे जितना जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो ये एक आध दिन हो सकता है, एक आध दिन आदमी आदत के हिसाब से भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं बराबर होता है। तुमको अगर उठना है 3 बजे तो तुमको सो जाना पड़ेगा 7-8 बजे। 7-8 बजे अगर तुम शाम को सोओगे तो 3-4 के बीच में उठ जाओगे। उसके लिए तुम डेली सोने की आदत डालनी पड़ेगी, एक बात यह। दूसरी बात, तुम जहाँ सो रहे हो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, बंद कमरे में तुम सो रहे हो, हवा वहाँ अच्छी तरह से नहीं आ जा रही है, समझ रहे हो? हाँ, ऐसा है ना। हाँ, इस कारण तुम देर से उठ रहे हो। जहाँ खूब शुद्ध हवा आएगी ना वहाँ नींद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, 2 घंटा पहले नींद पूरी हो जाएगी। तुम 2 घंटा बचा सकते हो अगर अच्छी जगह में सोओगे तो। तुम जैसे 8 घंटे से जहाँ सो रहे हो ना, अगर तुम अच्छी हवादार जगह में सो तो 6 घंटे में तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी।
नींद पूरी होने का मतलब यही है कि तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। बात इतनी है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा जहाँ हवा शुद्ध आ रही है, बंद कमरे में नहीं होगा। तो जितना बढ़िया खुले जगह में तुम सोओगे उतने जल्दी तुम उठ जाओगे। एक बात समझ लो। दूसरा, जितना शरीर से कम परिश्रम करोगे, हाँ, उतना जल्दी उठोगे। ज़्यादा परिश्रम करोगे, ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करोगे तो ज़्यादा गाढ़ी नींद आएगी। ज़्यादा गाढ़ी नींद आएगी तो देर से उठोगे। जितना भारी खाना खाओगे, जैसे मान लो तुम बाटी चोखा ये वो खूब खीर खूब भारी खाना खा लिए हो तो गहरी नींद आएगी, खूब लंबे समय तक सो। जितना हल्का खाना खाओगे, कम से कम खाना खाओगे रात को, उतना जल्दी उठोगे। रात को खाली अगर तुम लिक्विड भोजन लो, तरल पदार्थ लो, खाली मतलब कि सूप ले लो, सब्जियों का, चावल का, इन सब का सूप ले लो और उसी को पी करके सोओ, 4-5 घंटे में उठ जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो तुम कैसा भोजन करते हो, कैसा वर्क करते हो, तुम्हारी क्या कब सोते हो, इन सब चीज़ पर निर्भर करता है। किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो तुम समझ गए होगे कि अब तुमको क्या करना है कि जैसे तुम जल्दी उठ सकते हो। श्रम ज़्यादा करते हो, मेहनत, प्राणायाम करोगे तो जल्दी उठोगे। रहता है या वॉइस से चलना रहता है। बाकी स्कूल में फिर जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, फिर कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग से आते हैं, 1 घंटा का टाइम मिलता है, और फिर वहीं पढ़ने बैठ जाते हैं। अब जो भी इधर जाना होता है शाम तक चल जाते हैं, और फिर कम से कम घर खाना खाते हैं 10:30 बजे। 10:30 बज जाता है खाने खाने। उससे पहले पढ़ते नहीं हो? पढ़ता भी हूँ, हाँ, काम भी कर लेता हूँ। घबराना रहेगा, दूध ना तब खिलाते रहूँगा, वो पढ़ता रहूँगा। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन शरीर पर बहुत ज़्यादा महाराज जी ने बताया कि जब लेबर ज़्यादा करोगे तो जानते हो ना कि पाचन, लेबर करना और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करना या ओवरडोज कर लिए, 8 रोटी खा लिए, क्षमता नहीं है, तो तुम्हारा जितना भी ब्लड है पाचन शक्ति में लग जाता है, तो शरीर डल हो जाता है। और जब डल हो जाता है नींद बहुत गहरी आएगी। या फावड़ा बहुत ज़्यादा चला दिए, तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, तो कमजोरी की स्थिति में नहीं आदमी जो है सुस्त होता है। कहते हो कि इनको चक्कर आ रहा है, चक्कर का मतलब ब्लड की कमी है, तो तुम्हारा भी ब्लड उसी तरह से कंडीशन हो जाता है जैसे श्रम करने वाला का, जैसे कपार टूट गया, ब्लड निकल गया तो चक्कर आगे गिर जाता है, उसी तरह से तुम्हारा भी कंडीशन हो जाता है। ओवरडोज ना करो, हल्का भोजन करो, श्रम जो कर रहे हो बहुत ज़्यादा मत श्रम करो। तीसरी चीज़, एक रोटेशन बना लो कि हमको 10 बजे सो जाना है, बस सो जाओगे तो एक फिक्स कर लो कि हमको 4 बजे भी जाग जाना है। थोड़ा दिक्कत होगा शुरू में, लेकिन जब रोटेशन बना लोगे तो नींद उस टाइम में टूट ही जाएगी, है ना। रोटेशन बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि अपने आप जाग जाओगे, नहीं। 2-4 दिन आपको जबरदस्ती अलार्म ले लो या किसी से कर दो, हमको लगा दो। नींद टूट जाता है, कुछ दिन पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन नींद उसे मीनू काफ़ी खोले 10 से 15 मिनट फिर से नींद लगेगा, फिर सो जाता है। ये तो गलत है ना। ऐसा इसीलिए ना क्योंकि शरीर अभी पूरा शरीर का ऑक्सीजन लेवल जो है उतना नहीं आ पाया। तुम तो जबरदस्ती उठ गए अलार्म लगा करके। अलार्म से दिमाग को क्या लेना देना है शरीर की ज़रूरत को। तो जब उठे हो तो अच्छा से ऑक्सीजन करो, जब उठे हो तो तुरंत पढ़ने मत बैठा करो। थोड़ा घूमो, मुँह धो करके घूमो, थोड़ा प्राणायाम करो, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, और हाँ उसके बाद फिर बैठो पढ़ने के लिए। तुरंत पढ़ने बैठोगे तो शरीर पहले वाली स्थिति में जाने को जाएगा, वो अभी नई स्थिति में नहीं आना चाहेगा। गतिशील में रहेगा तो गतिशील में हाँ, रहना चाहेगा। हाँ, रेस हो, क्योंकि वो उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता है ना। हाँ, जब इम्पोर्टेंट रहेगा तब वो तब नहीं सोएगा। जैसे मान लो तुमको कहीं जाना है, कहीं ट्रेन पकड़ना है, तब वो नहीं कहेगा कि अभी चलो सो जाते हैं, तब वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो समझ रहा है ज़रूरत को। समझ रहे हो? हाँ, तो वास्तविक ज़रूरत का एहसास उसको होगा, उसके बाद वो नहीं सोएगा। सर, सब लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। क्या रीजन है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन? नहीं, ऐसा वो जो वो कहते हैं वो सही नहीं जानते हैं। 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देता है पीपल, लेकिन ये क्या है कि दिन को तो ऑक्सीजन देता है, लेकिन रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है।
ये उसको बंद कर लेता है अपने में। फिर बाद में उसको कन्वर्ट करता है। तो रात को ये बाकी जब जो है रात को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सभी बेच देते हैं। पीपल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालता है। नीम भी, ये खूबी नीम में भी है, जो पीपल में है वो खूबी नीम में भी है। तुलसी तो दिन 24 घंटा में एक बार वो ऑक्सीजन देता है ना। हालांकि ये लोग मतलब कुछ लोग प्रचारित करते हैं इस चीज़ का कि 24 घंटा ये जो है ऑक्सीजन देता है, लेकिन ये साइंटिफिक मिथ है, ये रियल साइंस नहीं है। तो तुलसी 24 घंटा में एक बार ऑक्सीजन देता है। तुलसी, हाँ, तुलसी तो ऐसे है सामान्य पौधा जैसा। मतलब जनरली हर पेड़ जो है O2 और CO2 का फोकस में है, लेकिन नीम और पीपल यही एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन तो देता ही देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता ही नहीं। बायोलॉजी में तुम लोग इसलिए- पढ़ोगे CAM, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। हमें पढ़े नहीं। नहीं हो ना, तो उसको जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे इस चीज़ को। वनस्पति विज्ञान में हाँ, पूछो जी, नितिन पूछो। पूरी जो तालाब होता है उसमें पानी कैसे टिकता है, वो क्यों नहीं सूख जाता है? कहीं और पानी, जैसे तालाब है वहाँ पर पानी कैसे टिकता है, और कहीं और वैसे गड्ढा खोन के वहीं पे पानी भरा जाए तो वो नहीं टिकता है? क्या मतलब? जैसे ये तालाब तो है, गड्ढा तो खोदा तो गया है वो, बिना गड्ढा खोदे थोड़ी तालाब बन गया है। हाँ तो कैसे टिकता है पानी वहाँ पर? पानी का असर वैसे ही क्यों बना रहता है? असर बना रहा है, तुम्हारे कहने का मतलब वो पानी नहीं सूखता है? अरे उतना नहीं सूखता है, जल्दी नहीं सूखता है। पानी भरा हुआ है ना, हाँ, तो पानी भरा हुआ है तो और तुम कहाँ चाहते हो कि जल्दी सूख जाए? जैसे हम अपने यहीं पे इसको खेत है ना, खेत की जैसे यहीं पे गड़ा खुद बड़ा सा उसमें पानी भर दिए तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। वही उसी जो पहले पोखरा है उसमें पानी भर तो बहुत लेट सूखता है। टाइम लेता है उसको। जैसे खेत है, खेत में हम लोग जोत का पानी भरते काई वाला दावा मार देते हैं तो पानी जल्दी नहीं सूखता। हाँ, तो इस तरह खेत में डाल देंगे, तालाब में डालेंगे तो बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। क्यों? तो ऐसा है ना कि वो जो तालाब होता है ना उसकी अपनी अलग से इकोलॉजी होती है। वो सिर्फ एक गड्ढा मात्र नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पौधे भी होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन सब होते हैं और उसमें बहुत से अलगे सब होते हैं। तो वे सब भी उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं ना पानी को, और नीचे उसकी जो है ब्लू ग्रीन अलगे की वो जो काई होती है उसकी एक तह बन जाती है जो बहुत उसको भीतर नहीं जाने देती है पानी की, तो उसके कारण भी होता है। फिर इसका ये जो है ना, ये जल इसका छितराया नहीं रहता है, एक दूसरे से अटैच रहता है, इसके कारण इसका जो है इससे एक सरफेस टेंशन बनता है, तो उसके कारण जो है ये बहुत एकजुट रहता है। और एकजुट रहेगा तो जल्दी जो है ना उसमें इवापोरेशन भी नहीं हो पाएगा जल्दी, जो धूप के कारण जो हो जाता है वाष्पीभूत होता है, जो इवापोरेशन की प्रक्रिया जल्दी नहीं हो पाती है तालाब में, क्योंकि उसके जो सारे वाटर मॉलिक्यूल है ना वे सब एकजुट रहते हैं। डिहाइड्रेशन। हाँ, तो वो हीट को जो ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं, वे एकजुटता रहती है उसमें। सरफेस टेंशन के कारण जो किनारे मिट्टी को ये पकड़े रहते हैं तो मजबूत रहता है, इसमें फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब कारण से वो जो है टिका रहता है पानी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है पूछो। शिवम पूछ रहा है। बोलो, पूछने में क्या दिक्कत, पूछो कोई भी चीज साइंस से पूछो,
साहित्य से पूछो। गुरु जी ऐसा क्या करें कि क्लास 10th में अच्छा परसेंटेज आए? ऐसा क्या करें क्लास 10th में अच्छा परसेंटेज आए या किसी भी फील्ड में अच्छा? ये तो तुम खुद भी जानते हो कि क्या करना चाहिए, हम सब पढ़ना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत है, तुम खुद भी जानते हो कि नंबर कैसे अच्छा से लाया जाए। अध्ययन करोगे, अच्छा से विषय को समझोगे, अच्छा से लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, कुछ नया लिखने की कोशिश करोगे जो बाकी विद्यार्थियों की अपेक्षा में, और जिस तरह से सिलेबस आता है, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से योजना बनाओगे तब आएगा। पता चला क्वेश्चन जी अलग ढंग से पैटर्न से आ रहा है, तुम अलग ढंग से पढ़ाई करो तो नंबर नहीं ला पाओगे अच्छा से ना। मूर्खों जैसा पूरा सोचोगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ें, बहुत लोग पुराने डर्रे का पढ़ते हैं, किताब के शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि एक जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है, वो क्या पूछेगा, आपको उस दिमाग से पढ़ना। जैसे अच्छी पुलिस उसको कहते हैं जो चोर के दिमाग से सोचे कि चोर किस हिसाब से चोरी करेगा, डाकू किस हिसाब से डाका डालेगा, अपराधी किस हिसाब से अपराध करेगा। तो जिस दिमाग से वो करेगा, आप अगर उसी दिमाग के लय में अपने दिमाग को लाते हैं तो आप पकड़ सकते हैं। तो एग्जामिनर के दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। वही विद्यार्थी सफल है जो एग्जामिनर के दिमाग से सोचता है। जो विद्यार्थी के दिमाग से सोचेगा वो तो नहीं सफल होगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचेगा मैं हल्का से हल्का पढ़ूं, एग्जामिनर सोचेगा मैं कठिन से कठिन पूछूं, तो तालमेल बैठ ही नहीं रहा। तो एग्जामिनर के दिमाग से तुमको पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर कौन सा विषय सोचता है वो समझ कि गंभीर कौन सा विषय है। एग्जामिनर सोचेगा मैं क्या पूछूं कि बच्चा चकमा खा जाए। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे भी देते हैं जो सभी बच्चे हल कर लें, पास हो जाएं, तो वो तो तुम्हारा लक्ष्य है नहीं। तुम्हारा लक्ष्य तो अच्छा नंबर लाने का है। अच्छा नंबर लाने का मतलब है कि वे प्रश्न जो उसको कि एग्जामिनर सोचता है कि एकदम जो ब्रिलियंट लड़का होगा वही करेगा, पढ़ेगा। तो तुमको उसके दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं जो अन्य बच्चे घबराते हैं। जो एक तुमको अगर किसी बच्चे को परीक्षा लेना हो तो तुमको खुद भी एग्जामिनर बनना पड़ेगा, खुद भी क्वेश्चन बनाना सीखो, कठिन से कठिन प्रश्न, फिर उसका खुद हल बनाओ, समझे। यानी तुमको अपने को बांटना दो भाग में। तुम्हारा एक हिस्सा जो है वो एग्जामिनर हो जाए, एक हिस्सा एग्जामिनी हो जाए, ठीक है। ऐसा जब तुम हो जाओगे तब होगा। तब तुम दोनों ही एंगल से जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं होगा। तुमको अपने को दोनों ही हिस्सों में रख कर देखना है, और उस हिसाब से जब तैयारी करोगे तो निश्चित ही ज़्यादा नंबर लाओगे। यानी बहुत इंटेलिजेंट